हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा 20 अगस्त 2023 को सीटेट का ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसके अंतर्गत जो ईवीएस में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि हमारा जो लेटेस्ट में सीटेट क्वेश्चन बना रहा है वो किन टॉपिक से बना रहा है, कहाँ से बना रहा है और हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान दे करके अपने आने वाले सीटेट के जनवरी वाले एग्जाम में एक अच्छा परिणाम ला सकते हैं, एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए हैं और कहाँ कहाँ से आने की संभावना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। फ्रेंड्स, रामा कोई बच्चा है जो डेली अपने फ्रेंड्सों के साथ क्रिकेट खेलता है और ये पूछा जा रहा है क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, ए कह रहा है ध्वनि ऊर्जा, बी कह रहा है आपका दूसरा विकल्प कह रहा है प्रकाश ऊर्जा, तीसरा कह रहा है रासायनिक ऊर्जा, चौथा कह रहा है मांसपेशियों की ऊर्जा। तो फ्रेंड देखिए, ध्वनि ऊर्जा जो होती है ये ध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा जो होती है वो ध्वनि ऊर्जा होती है। अब आप सोचेंगे कि ध्वनि में कौन सी ऊर्जा होती है, तो फ्रेंड्स कभी कोई लाउड स्पीकर बजता हो या कोई डीजे बजता हो तो वहाँ पानी, किसी बर्तन वगैरह में पानी रखिएगा तो देखिएगा जो पानी का सतह होगा उसमें कंपन होता है और पानी छलकने लगता है। तो ध्वनि में भी हमारी ऊर्जा होती है और ध्वनि तरंगों के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। और फ्रेंड देखिए, क्रिकेट खेलने में ऐसी कोई ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये विकल्प आपका गलत होता है, हो जाता है। दूसरा कह रहा है प्रकाश ऊर्जा। तो फ्रेंड प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, जो प्रकाश से उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न हुई जो ऊर्जा होती है उसे हम प्रकाश ऊर्जा कह देते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आपका प्रकाश ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्रिकेट खेलने में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रकाश ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है। रासायनिक ऊर्जा फ्रेंड्स आपका क्या होता है, रासायनिक पदार्थों की वह ऊर्जा होती है जो तब निकलती है जब पदार्थ रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई रासायनिक पदार्थ है और जो वो ऐसी प्रक्रिया से गुजरता है, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है कि वो किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, तो उसके माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। जैसे आप बारूद देखेंगे, बारूद को जलाने पर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो बारूद होता है वो दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण, और क्रिकेट खेलने में ऐसे किसी ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है। आपका चौथा ऑप्शन बचता है फ्रेंड्स मांसपेशियों की ऊर्जा, मसल्स एनर्जी। तो फ्रेंड्स यही विकल्प हमारा सही है। ठीक है, और ये विकल्प हमारा क्यों सही है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मांसपेशियों की ऊर्जा जब हम किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, किसी कार्य को अपने हाथ से करते हैं, अपने मसल्स के द्वारा करते हैं जिसमें हमारे मसल्स का यूज होता है, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको मांसपेशीय ऊर्जा कहते हैं। तो क्रिकेट खेलने में बच्चा हाथ से बॉल फेंकता है, अपने हाथ से बल्ले को चलाता है, तो उसमें उसके मांसपेशियों की ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा सही विकल्प है वो डी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा मांसपेशियों की ऊर्जा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, ध्वनि ऊर्जा से आपका कई तरह से प्रश्न बन सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आइए उसको समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि आपका सबसे कम आवृत्ति, मतलब किस आवृत्ति की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं, मानव नहीं सुन सकता है। ठीक है, मतलब वो आपकी अपश्रव्य होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो आपका 20 हर्टेज, 20, यहाँ ध्यान देंगे, 20 हर्टेज, 20 हर्टेज से कम, ठीक है, 20 हर्टेज से कम आवृत्ति की ध्वनियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो फ्रेंड्स अपश्रव्य होती हैं। कैसी होती हैं, अपश्रव्य होती हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स जब आप देखेंगे कि पराश्रव्य क्या होता है, तो पराश्रव्य फ्रेंड्स 20 किलो हर्टेज, ठीक है, 20 किलो हर्टेज से अधिक, से अधिक। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये फ्रेंड्स पराश्रव्य होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये पराश्रव्य होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा अपश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी है, तो आप याद रखेंगे 20 हर्ट्ज से कम। अगर पूछेगा कि पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी है, तो फ्रेंड्स 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। 20 किलो हर्ट्ज मतलब फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि मानव का कान किस आवृत्ति को ध्वनियों को सुन सकता है, तो आप याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000
हर्ट्ज, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का जो ध्वनि की आवृत्ति होती है, जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, उनको हमारा कान सुन सकता है, ठीक है। तो आप इतनी बातों को ध्यान रखिएगा कि मानव कान किस आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज को आपको हटा करके 20 किलो हर्ट्ज भी किया जा सकता है। तो ये भी आप समझ लीजिए 20 किलो हर्ट्ज ही 20,000 हर्ट्ज के बराबर होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर पूछेगा अपशब्द ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे 20 हर्ट्ज से कम। पराशब्द पूछेगा तो 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। आपको इतना फ्रेंड्स याद रखना है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं। फ्रेंड्स असम से आपका विशेष रूप से 3 प्रकार के प्रश्न पूछता है। एक आपका प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स इस चावल को लेकर के, ठीक है, कि कौन से चावल वहां पर खाए जाते हैं, कौन से चावल का वहां पर प्रयोग होता है। और आपका वहाँ पे असम के मकान को लेकर के प्रश्न पूछ लेता है, और वहाँ पे जो स्कूल जाने के संसाधन है वहाँ से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए असम में जो खाए जाने वाले चावल का किस्म है वो है फ्रेंड्स बोरा चावल। आपको सिंपली याद रखना है कि वो बोरा चावल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका सिंपल सा आंसर हो जाता है कि असम में खाए जाने वाले चावल का कौन सा किस्म है, वो है फ्रेंड्स बोरा चावल, ठीक। ये चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, ये सब आपको बस क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा करके पूछने के लिए दिया गया है। आपको बस सिंपल से याद रखना है कि असम में किस चावल का प्रयोग होता है, तो बोरा चावल। अब फ्रेंड्स अगर आपसे पूछेगा कि असम में मकान कैसे होते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स जो यहाँ के मकान होते हैं वो जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बांस के खंभे पर, ठीक है, बांस के खंभे पर। अगर आपसे पूछेगा कि जो असम के मकान होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप याद रखें कि जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। और फ्रेंड्स यही स्कूल जाने के संसाधन में भी प्रयोग होता है। वहां पर फ्रेंड्स बांस के पुल होते हैं। क्या होते हैं? बांस के पुल, ठीक है। यहाँ पर बारिश अधिक होती है इसलिए बांस के पुल बने होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि असम के जो बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जाते हैं, वो किस तरह के कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो वो फ्रेंड्स बांस के पुल पर चढ़ के अपने स्कूल जाते हैं। और जो असम के मकान होते हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। और बोरा चावल फ्रेंड्स असम में खाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ से इतनी बातों को याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा रहा है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं, मतलब ईंधन के दहन पर, ईंधन को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो फ्रेंड देखिए पहला कह रहा है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, दूसरा कह रहा है केवल प्रकाश ऊर्जा, तीसरा कह रहा है उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, चौथा कह रहा है यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए जब भी कोई ईंधन जलाते हैं, जैसे आप सपोज करिए कि लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी भी आपका एक ईंधन है। आप लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने पर आपको क्या प्राप्त होता है? आपको सबसे पहले तो फ्रेंड्स प्रकाश प्राप्त हो जाता है, ठीक है, प्रकाश प्राप्त हो जाता है। और ये प्रकाश क्या है फ्रेंड्स? ये आपका प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होती है, ठीक। और प्रकाश के अलावा आपको क्या प्राप्त हो जाता है फ्रेंड्स? उष्मा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उष्मा जिसे आप ताप कहते हैं, हीट कहते हैं, क्योंकि जब आग जलेगी तो सिंपल सा है, उसमें से उष्मा निकलेगा, ताप निकलेगा, ठीक। तो लकड़ी के दहन पर या किसी भी ईंधन के दहन पर फ्रेंड्स प्रकाश और उष्मा दोनों निकलता है, ठीक है। कुछ ईंधन के जलने पर धुआं भी निकलता है, लेकिन सभी ईंधन के जलने पर धुआं नहीं निकलता है। कुछ ईंधन हमारे ऐसे हैं जिनके दहन पर धुआं नहीं निकलता है। तो प्रकाश और उष्मा ये दोनों ईंधन से प्राप्त होता है, ईंधन के दहन से प्रकाश और उष्मा निकलते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रकाश और उष्मा कहाँ है? देखिए तीसरे विकल्प में आपका दिया हुआ है उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। तो यहाँ से हमारा जो तीसरा विकल्प है ये सही हो जाता है, उष्मा और प्रकाश ऊर्जा। अब फ्रेंड्स देखिए अगर आपसे नए डायमेंशंस का क्वेश्चन पूछेगा यहीं से ईंधन से, तो क्या पूछेगा कि ईंधन के अधूरे दहन से, कैसे दहन से? अधूरे दहन से कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? आपसे अगर ये पूछेगा तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है फ्रेंड्स? से CO होता है कार्बन, मैं फिर से लिख देता हूं आपका यहाँ पर, CO कार्बन
मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आपको याद रखना है कि ईंधन के अधूरे दहन से, ठीक है, अगर ईंधन को अधूरा जलाते हैं, पूर्णतः नहीं जलाते हैं, तो ईंधन के अधूरे दहन से कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका आपका रासायनिक सूत्र है CO। ये आपका कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ईंधन से प्रश्न आ रहा है तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है कि ईंधन के अधूरे दहन से कौन सी गैस निकलती है, तो आप याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ईंधन जलाने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो ईंधन के दहन से, ईंधन के जलाने से हमें ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसा कि यहाँ आप लकड़ी के उदाहरण से समझें। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा जा रहा है? सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। सांप के बारे में देखिए 4 कथन दिया गया है, इसमें से जो गलत होगा उसको हमें चिन्हित करना है। पहला कह रहा है वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। दूसरा कह रहा है वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। तीसरा कह रहा है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। चौथा कह रहा है सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये भी बात आपकी सही है कि सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इनकी संख्या क्या 2 होती है? 2 होती है। और ये कैसे होते हैं? ये खोखले होते हैं। सांपों के 2 खोखले डसने वाले दांत होते हैं। ठीक, ये बात आपकी सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। फ्रेंड्स, ये भी बात आपका सही है कि जो सांप होता है उसके दांत नुकीले होते हैं। आपका दूसरा कह रहा है वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। फ्रेंड्स, आपका ये भी बात सही है कि जो सांप होता है अपने शिकार को चबाता नहीं है बल्कि पूरा निगल जाता है। जैसे अगर वो मेढक या किसी चूहा को खाता है तो उसको चबाता नहीं है बल्कि पूरा निगल जाता है। तो ये भी बात आपका सही है। ठीक है, अब आपका बचता है फ्रेंड्स पहला, वे अपने शिकार को चबाकर खाता है। तो फ्रेंड्स यही सही है हमारा, क्योंकि यही सांप के संबंध में गलत है। सांप अपने शिकार को चबाता नहीं है बल्कि अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। ठीक है, उसके दांत होते हैं लेकिन उस दांत से वो केवल काटता है, और कब काटता है? जब उसे खतरा महसूस होता है तो वो किसी जीव वगैरह को काटता है, ना कि अपने भोजन को काटता है। तो सांप अपने भोजन को चबाता नहीं है बल्कि वो पूरा निगल जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। और भी फ्रेंड्स सांपों से बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे कि सांप के कितने प्रजात होते हैं। तो सांप के आपके NCERT में दिया गया है कि जहरीले 4 प्रजात होते हैं। आपका कोबरा होता है, आपका दुबैया होता है, करैत होता है, उसका से अफाई होता है। ये सब आपके सांप के प्रजात होते हैं। सांप की जो बीन होती है वो सूखी लौकी से बनाई जाती है। सांप बीन के आवाज़ को नहीं सुनता है बल्कि उससे जो कंपन उत्पन्न होता है उस पर वो अनुक्रिया करता है, जिससे वो नाचने लगता है। ठीक है, ये सभी बातें सांपों के बारे में, और इन सब पर हम डिटेल में एक क्लास में चर्चा किए हैं। आपका एनिमल से संबंधित जितने भी टॉपिक है जहां से आपका प्रश्न आता है, पूरा टॉपिक डिस्कस किया गया है चैनल पर। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको उस वीडियो को, उस क्लास को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद से आपका एनिमल से संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जहां आपको परेशानी हो। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस एक क्लास को करने के बाद से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप उस क्लास को जरूर कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपको उस जो क्लास कराया गया उसका फ्री नोट्स भी आपको फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सीटेट मंत्रा का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आपको वहां से जाके अपने नोट्स को भी प्राप्त कर लेना है और उनको डिटेल में सभी बातों को पढ़ लेना है, और क्लास जो है क्लास के माध्यम से सभी बिंदुओं को समझ लेना है। अब चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर, 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा जा रहा है? गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से आया हुआ है। आपका मैप से फ्रेंड्स 1 से 2 क्वेश्चन सीटेट का कंफर्म है कि वो आता ही आता है। कभी डायरेक्शन से प्रश्न पूछता है तो फ्रेंड्स कभी आपका केंद्र शासित प्रदेशों से आपका प्रश्न पूछ लेता है, कभी आपके निकटवर्ती राज्यों से प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन मैप से आपका क्वेश्चन आना फिक्स होता है। और आपका एक क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? डायरेक्शन से आया हुआ है। तो आइए समझते हैं इसको। स्थिति पूछ रहा है किसकी? गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा हमारे लिए, हम सबसे पहले तभी समझ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को जब हम उसको अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, हमारे अंदर जो सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, हम सबसे पहले प्रश्न को समझें,
एक एक शब्दों पर ध्यान दें, ठीक है, एक एक शब्दों की महत्वपूर्णता को समझे। अब देखिए प्रश्न में एक शब्द लिखा हुआ है क्रमशः। अब क्रमशः से हमारा क्या तात्पर्य हो जाता है कि आपको सबसे पहले गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की स्थिति बताना है, उसके बाद से आपको गुजरात के सापेक्ष आंध्र प्रदेश की स्थिति बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले गुजरात के सापेक्ष आंध्र प्रदेश की स्थिति बताइए, फिर आप क्या करिए गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की स्थिति बताइए। ऐसा करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आपको पहले गुजरात के सापेक्ष गुजरात के सापेक्ष आपको उत्तर प्रदेश, फिर आपको गुजरात के सापेक्ष आंध्र प्रदेश बताना है, ठीक है। इसीलिए इस क्रमशः शब्द का यहाँ पर वर्णन किया गया है, दिया गया है, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं अपने विकल्प पर। कह रहा है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप डायरेक्शन को समझिए। आपका जो मैप होता है यहाँ पर जो सबसे ऊपर की स्थिति होती है उसको हम कहते हैं, जो सबसे ऊपर का दिशा कहते हैं उसको हम फ्रेंड्स नॉर्थ उत्तर, और इसके जो नीचे का दिशा होता है इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स साउथ दक्षिण, और फ्रेंड्स यहाँ का जो बगल का हिस्सा होता है जो दिशा होता है इसको हम कहते हैं ईस्ट मतलब पूर्व, और जो आपके इस किनारे का हिस्सा होता है इसको आप कहते हैं फ्रेंड्स वेस्ट। अगर फ्रेंड्स देखिए आपको डायरेक्शन याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप सिंपल सा याद रखिए कि जो नॉर्थ है उत्तर है वो ऊपर पड़ता है, साउथ नीचे पड़ता है, ईस्ट जो है आपका पूरब या आपके दाहिने हाथ पर पड़ता है, और जो वेस्ट है आपका या आपके बाएं हाथ पर पड़ता है। आप जब भी टेबल पर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो ईस्ट दिशा है, जो आपका पूरब दिशा है आपके दाहिने हाथ की तरफ आएगा, और आपका जो पश्चिम दिशा है आपके बाएं हाथ की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अपने हाथ से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमसे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे पूछा नहीं, हमसे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व इस तरह से पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको बांट लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आपका ए वाले राज्य आते हैं, इन राज्यों का क्या विशेषता होता है फ्रेंड्स कि आप कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स? ये आपके उत्तर पश्चिम होते हैं, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाता है, ये यहाँ पर जो राज्य आपके आएंगे ये फ्रेंड्स कैसे हो जाते हैं, उत्तर पूर्व। कैसे हो जाते हैं? उत्तर पूर्व वाले राज्य हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ देखेंगे यहाँ के राज्य कैसे हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ के राज्य आपके दक्षिण पश्चिम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? दक्षिण पश्चिम हो जाते हैं, ठीक है। और जो आपके इधर के राज्य होते हैं ये कैसे हो जाते हैं फ्रेंड्स, ये आपके दक्षिण पूर्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए सबसे पहले ध्यान देना है, जो आपके इस एरिया के राज्य होंगे वो आपके उत्तर पूर्व में चले जाएंगे, इस एरिया के जो राज्य होंगे वो आपके उत्तर पश्चिम में चले जाएंगे। नीचे आएंगे तो इधर के राज्य दक्षिण पश्चिम में और इधर के राज्य फ्रेंड्स दक्षिण पूर्व में चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं, मैप के माध्यम से समझते हैं कि कौन सा राज्य हमारा कहाँ है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, आपका दाहिने हाथ पर पूरब है, बाएं हाथ पर आपका पश्चिम है, ठीक है। अब देखिए गुजरात के सापेक्ष सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका गुजरात जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और आपका उत्तर प्रदेश देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। गुजरात और उत्तर प्रदेश को आप देखिए, गुजरात यहाँ है और उत्तर प्रदेश यहाँ है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ऊपर कौन सा दिशा था, ये था फ्रेंड्स हमारा नॉर्थ, हमारा कैसा था, उत्तर दिशा था, और ये हमारा साउथ था, दक्षिण दिशा था, ठीक है। और ये हमारा फ्रेंड्स कैसा दिशा था, तो ये था फ्रेंड्स हमारा ईस्ट था, और ये हमारा फ्रेंड्स वेस्ट था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट यहाँ पर तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, ठीक। नॉर्थ ईस्ट का मतलब आपका उत्तर पूर्व, ठीक। तो आपका उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, गुजरात से उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे तो आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, मतलब उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन में कहीं उत्तर पूर्व है क्या। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर पूर्व आपका यहाँ दिया हुआ है, फिर उत्तर पूर्व आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको किसकी स्थिति देख लेना है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे, हमारा गुजरात और उत्तर प्रदेश का तो पता चल गया कि उत्तर पूर्व होता है। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आइए फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की स्थिति देखते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थिति हमें देखना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका गुजरात यहाँ पर है, गुजरात से हमसे पूछा है, और फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश यहाँ से है। ये आपका नॉर्थ था, नीचे साउथ था, यहाँ आपका ईस्ट था पूरब, यहाँ आपका वेस्ट था पश्चिम, ठीक। अब इसके बीच की जो स्थिति होगी फ्रेंड्स,
इसके बीच की जो साउथ और ईस्ट के बीच की स्थिति होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। तो फ्रेंड्स गुजरात से आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या आपकी आ रही है, दक्षिण पूर्व आ रही है, साउथ ईस्ट आ रही है। ठीक है, कैसी आ रही है, दक्षिण साउथ ईस्ट आ रही है, दक्षिण पूर्व आ रही है। तो आपका फ्रेंड्स देखते हैं दक्षिण पूर्व कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका दक्षिण पूर्व यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, दक्षिण पूर्व आपका कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, और आपका पहला क्या था, आपका पहला था उत्तर पूर्व। ठीक, तो आप यहाँ से आपका क्या सही हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो फ्रेंड्स ये आपका दक्षिण पूर्व सही है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दक्षिण पूर्व, ये आपका यहाँ पर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, आपका ईस्ट हो गया, आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, तो आपका साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व सही तो है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या सही हो जाता है फ्रेंड्स, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको एक मैप अपने स्टडी टेबल के सामने जरूर लगा लेना है, जिससे आप डेली मैप को देखते रहे तो आपका ये डायरेक्शन वाले जो भी प्रश्न है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आपका ए फ्रेंड्स उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व सही हो जाता है। ठीक, क्योंकि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व है, और आपके आंध्र प्रदेश की स्थिति दक्षिण पूर्व है। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न भी आपका कहाँ से, मैप से ही आया हुआ है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य पूछा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी के हमारे तटवर्ती राज्य क्या क्या है। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे तो मान लीजिए आपकी अगर बंगाल की खाड़ी है तो यहाँ आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। क्या आ जाता है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल आ जाता है, और इसके बाद से इसके नीचे का राज्य देखेंगे फ्रेंड्स तो आपका उड़ीसा आ जाता है। ठीक है, उड़ीसा आ जाता है। इसके नीचे अगर आप आएंगे फ्रेंड्स तो आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाएगा फ्रेंड्स, और इसके नीचे फ्रेंड्स अब आप आएंगे आंध्र प्रदेश के नीचे फ्रेंड्स तो आपका तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये आपके कैसे राज्य हैं, ये फ्रेंड्स आपके बंगाल की खाड़ी पर इनकी सीमा है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए तेलंगाना, तो तेलंगाना फ्रेंड्स आपका बंगाल की खाड़ी पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तेलंगाना बंगाल की खाड़ी पर आपका नहीं है। ठीक, तेलंगाना आप देखेंगे तो फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश के ऊपर है और एक किसी भी खाड़ी पर नहीं है, बल्कि ये बीच में है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में तेलंगाना है, एक किसी की खाड़ी पर नहीं है। ठीक, किसी की खाड़ी का तटवर्ती राज्य नहीं। उड़ीसा, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारा उड़ीसा है। ठीक, तो यहाँ से हमारा उड़ीसा सही हो जाता है। कर्नाटक और केरल, तो फ्रेंड्स कर्नाटक और केरल बंगाल की खाड़ी पर नहीं बल्कि आपके कहाँ है, अरब सागर पर है। ठीक है, ये दोनों राज्य कहाँ पर हैं, अरब सागर, अरब सागर पर हैं। ठीक है, तो आपके कर्नाटक, केरल अरब सागर पे हैं, और आपका जो उड़ीसा है वो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य है। ठीक, तो यहाँ पर आपका उड़ीसा सही हो जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्तंभ स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड देखिए आपका स्तंभ ए दिया हुआ है और स्तंभ बी दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। मतलब जो जिस यहाँ पर जो भी जीरा, केसर, मिर्च, लौंग दिया हुआ है, जो जिसकी भी विशेषता होगी उसके साथ हम उसका मिलान करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तो सबसे पहले ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। आपका 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका 1 2 3 4। अब देखिए फ्रेंड जीरा जो होता है, ठीक है, जीरा होता है वो कैसा होता है, वो छोटा होता है परंतु खूबसूरत होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपका केसर कैसा होता है, केसर फ्रेंड्स पीले रंग का होता है। विशेषतः केसर का रंग फ्रेंड्स पीला तो नहीं होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अनुसार केसर का रंग पीला माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से फ्रेंड्स
मिर्च क्या है फ्रेंड्स, मिर्च आपकी दक्षिण अमेरिका से लाई गई थी इंडिया में। इसकी उत्पत्ति कहाँ है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में। और लौंग क्या है फ्रेंड्स, लौंग कील की तरह दिखता है। ठीक, आप देखे भी होंगे अपने घरों में, जो लौंग होता है वो कील की तरह दिखता है। तो ए का क्या हो जा रहा है 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो देखते हैं ए का 4 कहाँ पर है। ए का 4 देखिए आपका पहले विकल्प में है और ए का 4 आपका तीसरे विकल्प में है। और बी अब देखते हैं, यहाँ पर 2 हाईलाइट कर लीजिए। बी देखते हैं, तो बी का फ्रेंड्स तीसरा है पीले रंग का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बी का पहला कह रहा है और यहाँ बी का फ्रेंड्स तीसरा कह रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा यहीं से तीसरा वाला सही हो जाएगा, ये जो तीसरा है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ए का चौथा, ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर ए का जो है ये चौथा है, बी का आपका क्या है, बी का आपका तीसरा है, उसके बाद से आपका सी का क्या है, सी का आपका दूसरा है और डी का आपका पहला है। ठीक, तो आपका ये जो मिलान है ये आपका तीसरे में सही है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपसे फ्रेंड्स क्या पूछा जा रहा है, 24 ग्राम पर ml और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ये फ्रेंड्स सीटेट देखिए बहुत दिनों के बाद ये प्रश्न पूछा है अपने ऑफलाइन एग्जाम में, नहीं तो ये पहले भी आपका ऑफलाइन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता था। और इस प्रश्न करने के लिए बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे टीचर हैं, कई सारे सूत्र बताते हैं, कई सारे फॉर्मूले बताते हैं, लेकिन आपको वो सब ध्यान में नहीं रखना है। आपको मैं एक आसान सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस प्रश्न के उत्तर तक सेकंडों में पहुंच जाएंगे। आप देखिए 24 ग्राम प्रति ml और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे ऐसा प्रश्न आता है कि ग्राम ml में दे दिया हो किसी वस्तु का और ml में पूछा जा रहा हो कि उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो आप कुछ मत करिए, जो दोनों संख्याओं में गुणा करा दीजिए। अब देखिए हम गुणा करा के देखते हैं, 24 में कितने का गुणा कराते हैं हम, 6 का गुणा कराते हैं, तो हमारा 6 चौका 24 हो जाता है। तो यहाँ पर आप 4 लिखते हैं, हासिल आपका 2 बचता है। ठीक है, अब 6 दूनी 12, 2 कितना होता है 14 होता है, तो ये आपका हो गया 144। अब देखिए आपका विकल्प में 144 कहाँ है, तो यहाँ सीधे सीधे देखिए हमारा पहला विकल्प ही 144 ग्राम दिया हुआ है। कितना आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसको देख करके बच्चे भयभीत हो जाते हैं और दुनिया भर का किताबों में फार्मूला रटते हैं। तो फार्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और जब भी ये आपके सीटेट में आए तो तुरंत दोनों संख्याओं का गुणा करा दीजिए। अब फ्रेंड देखिए आपके 2018 के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था और उस पेपर में क्या किया हुआ था, बस संख्या का फेरबदल था। यहाँ 24 के स्थान पर आपका 15 कर दिया हुआ था और 6 के स्थान पर फ्रेंड्स आपका 3 कर दिया हुआ था। तो अब इसको भी करके देख लीजिए, 15 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 के 5 आपका हासिल 1 बचेगा, 3 एकन्ने 3 1 4, 45 हो जाएगा। तो ये आपका 45 ग्राम हो गया। तो जो आपके 2018 वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि 15 ग्राम प्रति ml और 3 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ये आपका प्रश्न पूछा गया था 2018 के सीटेट के ऑफलाइन वाले पेपर में। ठीक है, और उसका आंसर आपका 45 होगा, वो भी आप यहाँ ज्ञात कर लिए। अब आपका अगस्त वाले में क्या पूछा गया 2023 के, संख्या बदल दिया फिर वही प्रश्न पूछ लिया, तो इसको भी आप गुणा करा के देख लिए, इसका आपका 144 होता है। तो इन प्रश्नों को देख के आपको परेशान नहीं होना है, सीधा सीधा गुणा करा देना है दोनों संख्याओं में, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगलों के बारे में कुछ कथन दिया गया है, उनके बारे में विचार करना है। ठीक है, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। ठीक, झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 5 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। अब पूछा क्या जा रहा है, इनमें से सही कथन है। तो फ्रेंड देखिए इनमें से जो आपका सही कथन होगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। जो कुड़ुक भाषा है इसमें तोरांग का मतलब जंगल होता है। ठीक, अब देखिए झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो ये बात फ्रेंड्स आपका गलत है, और क्यों गलत है,
क्योंकि फ्रेंड्स ये झारखंड में नहीं होता है, बल्कि ये कहाँ होता है, ये होता है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में आपका लॉटरी के माध्यम से भूमि के आवंटन करने की प्रक्रिया चलती है और ये मिजोरम में होता है। ठीक, तो आपका ये झारखंड नहीं है, मिजोरम है, इसलिए ये गलत हो जाता है। सी कह रहा है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स 15 वर्षों से नहीं बल्कि 25 वर्षों से। ठीक है, कितने वर्षों से, 25 वर्षों से, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 15 वर्ष नहीं कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हो तो उनको वहां की वस्तुओं पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, ये बात फ्रेंड्स आपका सही है, क्योंकि मिजोरम एक जंगली इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ के लोग जो हैं वो जंगलों से जुड़े होते हैं, जंगलों से ही उनका जीवन यापन होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ए और डी सही है। अब देखते हैं हमारे विकल्प में ए और डी कहाँ है। तो देखिए पहले ही विकल्प में आपका ए और डी दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हमारा पहला विकल्प सही हो जाता है, ए और डी। ठीक है, कि जंगल जो होता है तोरांग भाषा में कुड़ुक का मतलब जंगल होता है और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ठीक, आप ये बातें ध्यान रखेंगे, आपका ए विकल्प सही है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या पूछा जा रहा है। कांसा ब्राज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए कांसा जो है एक बहुत पुरानी धातु है, आदिवासी हजारों सालों से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में इसी तरह से गिवन है कि आदिवासी जो इसका उपयोग करते आ रहे हैं वो हजारों सालों से जो कांसे का उपयोग करते आ रहे हैं। अब पूछा जा रहा है किसको पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। ठीक, किसको पिघलाकर बनाया जाता है, आपसे ये प्रश्न फ्रेंड्स बार बार पूछा गया है कि कांसा किसका मिला हुआ मिश्र धातु है। ठीक है, किससे मिल करके बना हुआ मिश्र धातु है, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या कर दिया, कह दिया किससे पिघलाकर बनाया जाता है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न आपका वही है जो पहले से पूछा जा रहा है। ए विकल्प कह रहा है टिन और जिंक और टिन, बी कह रहा है टिन और कापर, सी कह रहा है कापर और जिंक, और चौथा कह रहा है एल्युमिनियम और जिंक। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा टिन और कापर। जो आपका कांसा है ये आपके टिन और कापर का मिश्रण होता है। ठीक है, इसी को पिघला करके मिक्स करके बनाया जाता है और इसका उपयोग जो आदिवासी हैं वो हजारों वर्षों से करते थे। आपकी एक पुरानी धातु है। ठीक है, आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ए कह रहा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। बी कह रहा है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। सी कह रहा है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। डी कह रहा है हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमसे क्या करना है, सही कथन चुनना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सही कथन पूछ रहा है। और आप देखिए फ्रेंड जब एग्जाम देने जाइएगा तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। सीटेट को क्या करना है, बस वो प्रश्न वही रहते हैं, बस उस शब्दों का हेर बदल करता है। आपसे सही के बजाय गलत पूछ लेगा और आप क्या करेंगे, आपको सही सॉल्व करने का आदत है, सही कथन चुनने का आदत है, आप एग्जाम में सही चुन करके आ जाएंगे और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इन सब बातों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना। अब देखिए पहला कह रहा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। तो फ्रेंड्स 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है 100 किलोग्राम नहीं होता है, बल्कि फ्रेंड्स 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम नहीं होता है। बी कह रहा वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा जाता है। तो फ्रेंड्स 200 किलोग्राम नहीं बल्कि 100 किलोग्राम पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। ठीक है, देखिए बस ये क्या किया, मैं कह रहा हूं ना कि शब्दों का हेर बदल। देखिए आपसे पिछली बार आपका क्या पूछा रहा होगा, आपसे सही कथन में आपका ए डायरेक्टली सही पूछ लिया होगा। इस बार आपका क्या किया, शब्दों का फेर बदल कर दिया। आपका बच्चे में और झाड़ियों के वजन में आपका जो संख्या थी उसको लेकर के फेर बदल कर दिया और आप इसी से कंफ्यूज हो जाएंगे। बस सीटेट यही करता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाना है। ठीक है, और आपके जानवर से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर आपकी पूरी क्लास कराई गई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको उस क्लास
क्लास को भी जरूर कर लेना है, अगर आप नहीं किए हैं वहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी जानवर से संबंधित, ठीक है। फिर आपका कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा सीटेट में जो आपका जानवर से संबंधित हो, तो आपको उस क्लास को भी कर लेना है। अब देखिए सी क्या कह रहा है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये बात आपका फ्रेंड सही है, जो हाथी है वो कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स ये भी बात आपका सही है कि जो हाथी है वो कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करता है, क्योंकि इन्हें जब गर्मी लगती है तो ये कीचड़ में चले जाते हैं। तो हमारा सही क्या है, सी और डी। अब विकल्प देखते हैं, पहला ही विकल्प देखिए फ्रेंड्स आपका सी और डी दिया हुआ है, सी और डी, ठीक। तो हमारा यही पहला ही सही हो जाता है, ठीक है। और आपका ये दोनों स्टेटमेंट गलत थे, क्योंकि यहाँ संख्याओं को हेर बदल करके गलत कर दिया था, ठीक। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बनाया गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का दर्जा दे सकते हैं। आपका बार बार आया हुआ है कि मधुमक्खी पालन की जो सबसे अच्छी अवधि क्या होती है, ये क्या होती है। पहला कह रहा है अगस्त से अक्टूबर, दूसरा कह रहा है अक्टूबर से दिसंबर, तीसरा कह रहा है फरवरी से अप्रैल, चौथा कह रहा है अप्रैल से जून। तो फ्रेंड देखिए जो मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। और फ्रेंड देखिए सीटेट भी कभी कभी इतना कमाल कर देता है, इसमें देखिए दूसरा विकल्प भी आपके इस सेट में आया हुआ है, जरूरी नहीं है हर सेट में आया हो, लेकिन आप अगर ऑफलाइन पेपर में देखेंगे, जब मतलब ऑफलाइन एग्जाम होते थे पहले, तब भी आपका दूसरा विकल्प ही ज़्यादातर होता था, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर दिया गया होता था। तो आपका एक कब होता है, आपको दूसरा विकल्प नहीं ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। आपका क्रम का फेरबदल होता है अलग अलग सेटों में, ठीक है। तो आपको ये नहीं रट्टा मारना है कि पहला सही दूसरा सही, आपको अक्टूबर से दिसंबर ध्यान देना है। और ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जो अक्टूबर से अप्रैल का महीना, अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है, इसी में जो रानी मधुमक्खी है वो अंडे देती है, ठीक। तो इसीलिए ये मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है फरवरी, तो फरवरी से फ्रेंड्स आप याद रखिए कि जो मधुमक्खी है इसको लीची के फूल पसंद होते हैं, ये लीची के फूल पर मंडराती है। कहाँ मंडराती है, लीची के फूल पर, लीची के फूल। और लीची के फूल कब लगते हैं, तो फ्रेंड्स लगते हैं कब, फरवरी में, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखें। और भी मधुमक्खियों से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके विषय में, उनके संबंध में हम एक अपनी पूरी क्लास कर चुके हैं जानवर से संबंधित, तो आपको उस क्लास को कर लेना है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आप उस क्लास को करके सभी बिंदुओं को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स अभिकथन और कारण वाला ये प्रश्न है। फ्रेंड्स ये इस समय सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। कथन और कारण वाले फ्रेंड्स ये क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कथन क्या दिया हुआ है। कथन कह रहा है दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो दाब लगाया जाता है उसको गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ये बात सही है या गलत, आपको ये देखना है कि अभिकथन सही है या गलत, फिर आपको देखना है कि कारण सही है या गलत। और अगर अभिकथन और कारण दोनों सही है तो आपको देखना है कि जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं, ठीक। आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी होती हैं। तो आपका अभिकथन है दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपका बात बिल्कुल सही है, ये आपका ट्रू है, ठीक है, कि दाब लगाने पर गैस को संपीड़ित करने से फ्रेंड्स हमारा तात्पर्य होता है कि जो गैस के जो अणु होते हैं उनको क्या किया जाए, जो गैस के अणु जो होते हैं फ्रेंड्स वो दूर दूर होते हैं, उनको पास कर दिया जाए और उनको पास कर करके किसी स्थान में एकत्रित कर दिया जाए, ठीक है। जैसे आप अपने घरों में देखेंगे एलपीजी का सिलेंडर होता है, उसमें आपका गैस संपीड़ित करके ही भरी होती है, कंप्रेस्ड होती है वो, ठीक है। तो गैस को आसानी से दाब लगा करके संपीड़ित किया जा सकता है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाते हैं और यह आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं।
फ्रेंड देखिए अंतरा अणुक समझिए, अंतरा अणुक मतलब जो आपके अणु होते हैं, ये गैस के अणु काफी ऐसे दूर दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन जब इन पर दाब लगाया जाता है तो अणु एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऐसे पास आते हैं, तो इसी को ही अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। ये जो बीचों में स्थान है इसी को अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। तो इनमें कमी हो जाती है, ठीक है, ये कम हो जाते हैं, ये बात आपका बिल्कुल सही, क्योंकि दाब लगेगा तो सिंपल सा बात है, उनके बीच जो स्थान है उसमें कमी आएगी, ठीक है। इसको आप एक ब्रेड का पैकेट लेकर के भी समझ सकते हैं। किसी ब्रेड के पैकेट को कभी खरीदेगा तो उसको अपने दोनों हाथों के बीच में रख के, दोनों पंजों के बीच में रख करके दबाइएगा तो देखिएगा आपका जो ब्रेड है वो आपका बहुत कम स्थान में आ जाएगा, ठीक है, वो जितना लंबा होता है उतना लंबा नहीं रह जाएगा, बल्कि उसकी लंबाई कम हो जाएगी, ठीक। तो ऐसा इसी कारण होता है क्योंकि जो कणों के मध्य स्थान होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक। तो आपका जब भी दाब लगेगा तो कणों के बीच जो स्थान है वो कम हो जाएंगे और गैस आसानी से संपीड़ित हो जाएगी, क्योंकि गैस आसानी से संपीड़ित तभी होगी जब अणु के बीच जो ये आपके गैप है वो कम हो जाएंगे, तभी गैस जो है वो आसानी से संपीड़ित हो पाएगी। तो ये बात भी आपका ट्रू है, ठीक है, और ट्रू है और ये इसकी सही व्याख्या करता है, क्योंकि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। यहाँ कथन दिया है, ठीक है, एजर्सन दिया है, ये बात आपका सही था। अब यहाँ क्या कह रहा है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं, यहाँ पर बात किया था कि दाब लगाने पर कम कर दिया था, अब यहाँ कारण दे रहा है कि जब दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है। ये इसको क्या कर रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि क्लैरिफाई कर रहा है, इसका विश्लेषण कर दे रहा है, इसकी व्याख्या कर दे रहा है। तो ये बात आपकी कारण भी सही और इसका व्याख्या करता है, ठीक। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हमने विकल्प में देखते हैं ऐसा कहाँ है, तो देखिए फ्रेंड्स ए सही है परंतु आर गलत है, ऐसा नहीं है, ए और आर दोनों सही थे और आर ए की सही व्याख्या है। ए गलत है परंतु आर सही है, तो ऐसा भी नहीं है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। फ्रेंड्स यही हमारा तीसरा सही है कि ए और आर यहाँ पर आपके दोनों सही थे, ए भी सही था और आर भी सही था और आर ए की सही व्याख्या था। अब फ्रेंड देखिए आपके गैस से एक प्रश्न आपका और पूछता है, जो आपके कंप्रेस्ड गैस को आप समझने के लिए, संपीड़ित का मतलब होता है फ्रेंड्स कंप्रेस्ड, ठीक है, और कंप्रेस्ड गैसें आपकी क्या होती हैं, जैसे आपका सीएनजी हो गया, ठीक है, सीएनजी, आप सीएनजी देखेंगे, सीएनजी आपकी कैसी है, सीएनजी आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ये भी आपकी संपीड़ित गैस होती है। इसके माध्यम से आप देखेंगे आजकल ऑटो कार कई सारी चीज़ें चलती हैं। और सीएनजी का फ्रेंड्स मेन तत्व क्या होता है, आपको ये ध्यान देना है, इसका मेन तत्व होता है फ्रेंड्स मीथेन। आपका जो ऑनलाइन पेपर हुआ था इस बार का, आपका जब लास्ट सीटेट का ऑनलाइन पेपर हुआ था तो 30 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि सीएनजी गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मुख्य तत्व क्या होता है, तो उसका मुख्य तत्व होता है फ्रेंड्स मीथेन। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि सीएनजी का मेन कंपोनेंट, मुख्य तत्व क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों के कुछ कार्य दिए गए हैं, उन पर हमें विचार करना है। ए कह रहा है भोजन का उत्पादन और भंडारण, बी कह रहा है पौधों को शक्ति और सहारा देना, सी कह रहा है फ्रेंड्स पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तने का के मुख्य कार्य है, मतलब तने का मुख्य कार्य आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से मतलब जौन से मुख्य कार्य तने के होंगे हमको वही चूज करना है, ठीक है। अब कह रहा है ए बी और सी, बी और सी, केवल बी, केवल ए और बी। अब देखिए फ्रेंड्स भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, तो फ्रेंड देखिए भोजन का जो उत्पादन होता है ये तना नहीं करती है, भोजन का भंडारण तना करती है, ठीक है। ये बात आपका सही है कि भोजन का जो भंडारण है वो वसा के रूप में तना में होता है, लेकिन भोजन का उत्पादन तना के द्वारा नहीं होता है। ये कैसे होता है फ्रेंड्स, ये पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, पत्तियों के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, पौधों की पत्तियों पे हरित लवक की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब उसके माध्यम से भोजन का उत्पादन होता है, इसलिए भोजन के उत्पादन में तने का कोई योगदान नहीं है, तो इसलिए ये विकल्प हमारा गलत हो जाता है। पौधों को शक्ति और सहारा देना, तो ये बात फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही है कि जो तना होता है वो पौधे को शक्ति और सहारा देता है, ठीक है।
ये बात आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रेंड देखिए, अगर तना ना हो तो फ्रेंड्स पेड़ को शक्ति भी नहीं मिलेगी और सहारा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तना जो है शक्ति और सहारा दोनों देता है। ठीक, तने के अभाव में ना वृक्ष को शक्ति मिलेगी ना ही उसको सहारा मिल पाएगा। ठीक, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, ये भी फ्रेंड्स आपका बिल्कुल बात सही कि तने के माध्यम से ही जो जल और खनिज होते हैं, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं, उनका सभी भागों तक स्थानांतरण किया जाता है, वो पौधों के सभी भागों तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि तना ही है जो सभी भागों तक पहुंचा है। जैसे ये आपका समझ लीजिए कोई वृक्ष है। ठीक है, कोई वृक्ष है तो इसमें कई सारी शाखाएं हैं। ठीक, और इन कई सारी शाखाओं में कई सारी तना होती है। ठीक, तो इन तना के माध्यम से ही तो जो आपके जल और खनिज लवण है वो सभी जगहों पर पहुंचाए जाते हैं। तो ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। तो हमारा बी और सी सही है। तो देखते हैं बी और सी कहाँ है। ए, बी और सी नहीं, केवल बी और सी बिल्कुल फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाता है कि केवल बी और सी। ठीक है, यहाँ पर बी और सी दोनों सही है। ए आपका नहीं है, क्योंकि भोजन का उत्पादन तना नहीं करता है। भोजन का उत्पादन पत्तियां करती हैं, लेकिन भंडारण तना करता है, लेकिन उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक क्लास ख़त्म होता है, ये सेशन ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग समझे होंगे सभी प्रश्नों को और सभी प्रश्नों के आयाम को भी समझे होंगे कि हमारे किन किन आयामों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इस क्लास को लाइक करिए, इस क्लास को शेयर भी करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और आपका डेली फ्रेंड्स यहाँ पर 7 बजे डेली प्रैक्टिस सेट होता है, या आपका कोई टॉपिक वाइज क्लास होता है, तो आपको उस क्लास को ज़रूर करना है जब तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल मिलेंगे हम एक अगली क्लास में एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ या कोई अपने नए कॉन्सेप्ट वाइज क्लास के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सबको थैंक यू सो मच।